हेलो बच्चों, आई होप यू हैव बीन डूइंग गुड। ठीक है, गैसियस स्टेट में वी हैव ऑलरेडी सीन टिल ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। उसी में थोड़ा सा आगे की कुछ छोटी सी बातें हैं वो करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, ओके। सो अगर हम बात करें कि डिटर्मिनेशन की किस तरीके से रेट को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, तो हमने बात करी थी कि मोल्स के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं कि कितने मोल्स पर यूनिट डिफ्यूज़ हुए हैं, कितनी वॉल्यूम पर यूनिट डिफ्यूज़ हुई है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, किसी पर्टिकुलर गैस ने इन अ ट्यूब। ठीक, तो ये डिफ्यूजन की हमारी वी हैव दिस यूनिट्स, ठीक है ना, दिस वेज ऑफ डिफाइनिंग द रेट। तो ठीक है, डिटर्मिनिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब यहाँ पर जब मैं डिफ्यूजन बोल रहा हूँ ना, तो ये मत सोचना कि सर आपने सिर्फ डिफ्यूजन ही क्यों बोला, आपने एफ्यूजन साथ में क्यों नहीं जोड़ा। तो डिफ्यूजन एफ्यूजन बेसिकली सेम चीज़ें हैं। तो व्हेनेवर आई एम रिफरिंग टू द प्रोसेस एज डिफ्यूजन, तो उसका मतलब वो एफ्यूजन भी है, मतलब एफ्यूजन डिफ्यूजन दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा। ठीक है, तो हाँ जी, बस डिफरेंस क्या होता है दोनों में कि डिफ्यूजन इज़ बेसिकली थ्रू अ बिगर होल। और मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर गैस को रिलीज़ करता हूँ तो वो दूसरी जगह भी पहुँच सकती है, या कोई सेंट को यहाँ रिलीज़ करता है दूसरी जगह पहुँच सकती है। तो दिस इज़ एन ओपन एनवायरनमेंट। लेकिन एफ्यूजन क्या होता है, थ्रू अ वेरी वेरी स्मॉल होल। ठीक है, एफ्यूजन वो होता है। ठीक, तो मान लो अगर हमें इसमें डिफाइन करनी हो तो तीन तरीके हैं। पहला क्या है, रेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म में क्या होगा भाई, R विल बी इक्वल टू V अपॉन T। ठीक है, अब क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 अपॉन अंडर रूट M। ठीक है, R इक्वल्स टू ये एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। मैं इनफैक्ट इसी को थोड़ा डिफरेंट टर्म्स में लिख सकता हूँ। मान लो दो अलग अलग टाइम पे जो रेट्स हैं, या दो अलग अलग गैसेस के रेट्स हैं, टाइम पे तो नहीं, अलग अलग, वैसे टाइम पे भी कर सकते हैं, बट अलग अलग गैसेस के लेकर जो रेट्स हैं, तो क्या होंगे, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ। अब क्योंकि इक्वल टू कैसा होता है, K समथिंग, तो K से K कट जाएगा, यहाँ पे M2 अपॉन M1 आ जाएगा। ठीक है, तो V2 अपॉन V1 को मैं लिख सकता हूँ V1 T2 V2 T1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ठीक है, तो ये यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। ठीक, R1 अपॉन R2, गॉट इट। यही सेम चीज़ तुम अगर मोल्स के साथ करो, है ना, तो मोल्स क्या होगा, R विल बी डिफाइंड एज N/T, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूजिंग अपॉन टाइम टेकन। तो इसके लिए अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो R कैन बी रिटन एज वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन होगी, गॉट इट। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, या ऐसा लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू दिस, उसमें वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं, R1 अपॉन R2 करके लिख लेते हैं। R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू V1 T2 अपॉन V2 T1। ठीक है, नाउ अगर मैं इसी चीज़ को इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखूं, ठीक है, तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, R इक्वल्स टू N/T आ जाएगा। यहाँ पे सेम चीज़ रहेंगी, सब जो V है दैट विल गेट रिप्लेस बाय N। ठीक है, दैट विल गेट रिप्लेस बाय N, सिंपल, सब चीज़ें वही हैं। इसमें भी इस तरीके से ही आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा अभी N1 T2 अपॉन N2
T1, ठीक है। अगेन अब मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात करता हूँ। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होता है उसको ध्यान से देखो जरा। एक सेकंड में पंखा चला देता है। देखो जैसे एक ट्यूब है, मैं थोड़ा मोटा बना रहा हूँ, यूजुअली ये पतली ट्यूब होती है, बहुत मोटी नहीं होती। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कुछ L होता है, ठीक है जी, गॉट इट। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ से कोई गैस रिलीज कर रहा हूँ, मान लो G1, ठीक है, तो ये गैस T = 0 पे मैंने यहाँ रिलीज करी, तो T = T टाइम पे कितनी दूर पहुँचेगी, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाट द डिस्टेंस है। जैसे मान लो ये यहाँ पहुँची इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज D, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हो नंबर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अगर मैं लिखता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है जी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, बाय द गैस बेसिकली अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे n की जगह सब जगह d लगा दो बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ d लगा दो, इधर भी d लगा दो, इधर भी d लगा दो, इधर भी d लगा दो, ठीक है। तो सिंपल इनफ ये है चीज़, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो मैं इसी चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, d1 t2 अपॉन d2 t1, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अगर मान लो इन टर्म्स ऑफ मोल की जगह मेरे को अगर लिखना हो इन टर्म्स ऑफ मास के टर्म्स में लिखना हो, तो देखो भाई n क्या होता है, n = W अपॉन m होता है, हाँ है ना, W होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मैं n1 की जगह W1 W2 लगा सकता हूँ, समझ रहे हो। तो अगर मैं n1 की जगह n1 T2 अपॉन n2 T1, भाई T1 T2 तो सेम ही रहने वाला है, बस अब क्या करना है, इसको वेट से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, T2 M2 अपॉन W2 M1, क्योंकि W1 अपॉन M1 आएगा, W2 अपॉन M2, M2 ऊपर चला जाएगा, T1 तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो मैं इसको यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, है। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो डेफिनेटली है ही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब मैंने ये डिफ़ाइन किए हैं ये फार्मूले, आई हैव एक्सप्लिसिटली, सॉरी नॉट एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली अज्यूम्ड कि ये जो जितने भी चीज़ें हो रही हैं ये सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर हो रहा है, एंड द एरिया ऑफ द ऑरिफिस इज़ द सेम। तो PTA ये तीनों के तीनों सेम है, ठीक है। ये चीज़ मैंने अज्यूम करी है, दिस इज़ लाइक इम्प्लिसिट। ये पहला वाला जो जितना भी डेरिवेशन है सारा का सारा इसी चीज़ पे बेस्ड है। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस कुछ करेंगे वो भी इस चीज़ पे बेस्ड होंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट क्या कहते हैं दी केस जब प्रेशर कांस्टेंट ना हो, ठीक है, वो वाला केस के भी बारे में बात करेंगे। गॉट दिस। तो ये बेसिक हो गया। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ठीक। चलो जी, मैं मिटा रहा हूँ इसको, है ना। ठीक है, वो आगे काम आएगा, उसको अभी नहीं मिटाते। ठीक है जी। तो क्या है यहाँ पे, इफ़ ब्लैक एंड रेड, ठीक है, इफ़ 20 ग्राम कह रहा है हीलियम के 20 ग्राम्स दे डिफ्यूज्ड इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, थ्रू अ होल। हीलियम के 20 ग्राम 10 सेकेंड में डिफ्यूज हो गए या एफ्यूज हो गए किसी होल के थ्रू, ठीक है जी। अच्छा, अब कह रहा है अगर यही सेम कंडीशंस हो, मतलब वही प्रेशर, वही टेम्परेचर और वही एरिया ऑफ द होल अगर हो, तो तुम वैसे कभी कभी कहा नहीं जाता, ठीक है। जैसे मैं अभी उसका स्टेटमेंट पढ़ के बताऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। SO2 के देन कैलकुलेट द मास, हमें मास नहीं पता, ठीक है,
और इन थ्रू द सेम होल इन 15 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो अब जब इसने कहा, देखो इसमें लिखा क्या है, इफ 20 grams of He diffuses through a hole in 10 seconds, then calculate the mass of SO2 through the same hole in 15 seconds. That's the question. Got it? In 15 seconds. That's the question. अब तुम बोलोगे कि सर इसमें और तो कुछ बोला नहीं। अब थ्रू द सेम होल का मतलब क्या हो गया, एरिया कांस्टेंट हो गया, और P और T जबकि हमें बोला नहीं गया है, हम उसको अज्यूम करेंगे दैट इट इज कांस्टेंट। यू विल हैव टू अज्यूम दैट। ठीक है। सो डोंट मतलब इस तरीके से मत सोचना कि सर ये सब चीज़ें दी नहीं, क्योंकि भाई यूँ समझो अगर नहीं दिए तो यू वोंट बी एबल टू डू द क्वेश्चन। सिंपल सी बात है। तो यू हैव टू अज्यूम इट। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो होती है इम्प्लिसिट होती हैं। ठीक है। और जो पहले जेई के क्वेश्चंस आते थे उसमें इस तरीके की चीज़ें होती थी। ठीक। तो कोई बात नहीं, वी हैव लाइक आई ट्रेन यू इनटू दिस कि ये सब चीज़ें जो अज्यूम करनी पड़ती हैं वो अज्यूम की जाए। अब 15 या नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसमें अगर तुम देखो He का जो रेट है, He का रेट क्या होगा, R ऑफ He इज इक्वल टू N1 अपॉन T1। ठीक है। N1 क्या होगा, 20 अपॉन 4 है ना। He का तो मास वो है, अपॉन T1 इज 10। ठीक है। गॉट इट। और RSO2 क्या होगा, भाई हमें नहीं पता कि W कितना है। ठीक है। तो हमें नहीं पता W कितना है, तो W मतलब कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। और ये कितना है, SO2 32 और 32 64, 64 इसका मोलर मास हो गया, और ये 15 सेकेंड्स की बात कर रहा है। तो अगर मैं R1 या RHE अपॉन RSO2 लेता हूँ तो क्या आएगा, ये 20/4, 20/4 कितना हो गया, 5। चलो इसको अभी 20/40 समझ लेते हैं। चलो 20/4 इंटू 10। ठीक है। और डिवाइड किससे किया हमने, W से, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 और 15 से। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास W है, लेकिन हमारे पास ये है ही नहीं। अगर ये हो तो हम इस W को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास है कैसे, क्योंकि हमने देखा है R1 अपॉन R2 इज अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। तो यहाँ पे क्या आएगा, MSO2 अपॉन MHE। ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 हो गया, ये 16 हो गया, 16 चौको 64। ठीक है। तो 2 इंटू 16 इंटू 15 अपॉन W इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 अपॉन 4। 64 अपॉन 4 16 इक्वल टू 4 आ जाएगा ये। ठीक है जी। तो 4 से ये कटा, 4 आ गया। W कम्स आउट टू बी इक्वल टू 15 चौको 60 दूनी 120 ग्राम्स। ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें। भाई देखो उसने मास दे दिया, टाइम दे दिया, तो भाई तुम बोलोगे सर मास का तो रेशियो नहीं पता, लेकिन मैंने बता दिया पहले तुमको कि इसका इस तरीके से आता है, तो वो भी मैंने यूज़ नहीं किया डायरेक्टली फॉर्मूला। व्हाट आई डिड इज, मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख लिया। तो इनको कन्वर्ट करना है क्या, 20/4 से कन्वर्ट कर लिया, मतलब जो मास दिया है उसको मोल्स में। अगेन W इज द मास, 64 इज द मोलर मास, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। देन वी जस्ट पुट इट ये हियर। इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन में अगर तुमको लगाओगे सर ये थोड़ा शॉर्टकट मार दिया, वो शॉर्टकट मार दिया, थोड़ा सा देखो ये चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीखनी पड़ेंगी, तब जाके तुम्हारे क्वेश्चंस अच्छे से निकलेंगे। गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 50 ml ऑफ H2। अब क्या किया, सेम सा ही क्वेश्चन है, सिमिलर सा क्वेश्चन है, लेकिन इस बारी क्या किया है, वॉल्यूम के टर्म्स में दिया है। इसकी 50 ml बोली है वॉल्यूम, डिफ्यूज थ्रू अ होल इन 20 सेकेंड्स। ये 20 सेकेंड में निकल रहा है। ठीक है जी। ओके। देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस डिफ्यूज थ्रू द सेम होल इन 30 सेकेंड्स। ठीक है। तो O2 की वॉल्यूम निकालनी है थ्रू द सेम होल, वी हमें नहीं पता वी कितना है, इन 30 सेकेंड्स। सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। तो इनफैक्ट कन्वर्ट भी नहीं करना है इसको मास को मोल्स में, तो वॉल्यूम सीधे सीधे दी हुई है। ठीक है। अच्छा, इसने बोला थ्रू द सेम होल, मतलब A तो कांस्टेंट हो गया और P/T हमें कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा। गॉट इट। 30 सेकेंड्स। नाउ अगर तुम इसमें इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो व्हाट विल यू डू, RH2 लिखोगे, कैसे आएगा, V1 VH2 अपॉन TH2। ठीक है। कितना जाएगा ये, 50 अपॉन, देखो ml में रख रहे हो, ध्यान रखना ये ml पर सेकेंड में रख रहे हो, तो जो फाइनल वॉल्यूम आएगी वो भी ml में आएगी, ध्यान रखना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ये वॉल्यूम नहीं, जो यूनिट्स है उसको रखते वक्त बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है। ये 20 आ गया जी, ये हमारा आ गया। अब RO2 की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ O2 क्या है, V,
और ये कितना हो जाएगा 30 सेकेंड्स। सिंपल है। अच्छा जी, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, RH2 अपॉन RO2। ठीक है जी, ये कितना जाएगा VH2 इंटू 30, VH2 नहीं सॉरी 50 इंटू 30 अपॉन V इंटू 20। ठीक है जी, ये आ गया। अब तुम बोलोगे सर ये अगेन सिंपल सा है, अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। M2 कितना होता है 32, M1 कितना होता है 2, इट कम्स आउट टू बी 16 और इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 4। तो बस अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। सिंपल एक इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके से आ चुका है, 5 या 15 दूनी। ठीक है जी, ये आ जाएगा 150 अपॉन 2V इक्वल्स टू 4। बस तो V विल बी इक्वल टू, इसको 4 को नीचे लिया, V को ऊपर लिया, कितना आएगा 150 अपॉन 8। ठीक है, 75/4। तो इसको कैलकुलेट करके देख लो क्या आता है। गॉट इट, सिंपल इनफ। ठीक, देन अगेन लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। अब इस केस में वॉल्यूम को हमने x मान लिया, अननोन मान लिया। ठीक है, कभी कभी वॉल्यूम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ पर हमने देखा, तुमने देखा होगा कि 2 अलग अलग गैसेस को यूज़ किया हुआ था, है ना, और वॉल्यूम्स अलग अलग थी और टाइम्स भी अलग अलग थे। अब ये कह रहा है कि H2 है, H2 के x मोल्स हैं, सॉरी x ml है। ठीक है, x ml ऑफ H2 थ्रू अ होल इन अ कंटेनर इन 5 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो हमने x ml निकाले H2 के किसी होल के थ्रू इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, ओके। टाइम टेकन फॉर द एफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग गैसेज अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन क्या हो गया, P और T से सेम हो गए, और एरिया जो है उसने बोल दिया थ्रू द सेम होल बोल दिया, फॉर सेम वॉल्यूम, एक मिनट, सेम वॉल्यूम बोला है इन अ कंटेनर अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो उसने एक्सप्लिसिटली सेम होल नहीं बोला, लेकिन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब हुआ कि ये सेम होल की बात हो रही है। ठीक है, और बोला है कि सेम वॉल्यूम, टाइम टेकन, इसकी बात करें तो इस वाले के इसमें टाइम इज अननोन। तो एक्स गैस की, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग गैसेस हैं, किसी एक्स गैस की बात कर रहा है, उसके एक्स ml लिए हैं हमने, 2-3 गैसेस हैं उसकी बात, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, बताता हूँ कौन कौन सी गैसेस है वो, और टी टाइम इसने लिया है। तो गैसेस कौन कौन सी बोली है, जो एक्स है दैट गैस इज He, पहले केस में He है, दूसरे केस में O2 है, तीसरे केस में CO2 है, और चौथे केस में SO2 है। ठीक है, इसमें से मैं इसका और इसका दोनों का अभी कर देता हूँ, ये दोनों तुम अपने आप से करोगे। ठीक है, अगर x He है, फर्स्ट केस है, ठीक है, x इज He, अगर x He है तो क्या करेंगे, अच्छा एक सेकंड ऐसा करते हैं, इसका पहले एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फिर उसको x इक्वल्स टू He रखेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या होगा भाई, RH2 विल बी इक्वल्स टू x अपॉन 5 और RX विल बी इक्वल्स टू x अपॉन T। ठीक है, अच्छा तो RH2 अपॉन RX जो है दैट कम्स आउट टू बी x/5 अपॉन x/t, तो t/5 आ जाता है। ठीक है, यही चीज़ किसके इक्वल होती है, यही चीज़ किसके इक्वल होती है भाई, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं RH2 RX इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 मतलब MX अपॉन MH2। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू t/5। ठीक, ये एक जेनरिक फॉर्मूला आ गया हमारा ये वाला। ठीक है, इसमें तुम बोलोगे सर ये तो हमें नहीं पता, ये तो हमें पता है, चलो ये भी हमें पता है, लेकिन ये तो नहीं पता। ये जब तक गैस नहीं पता चलेगा तब तक नहीं पता चलेगा ना। तो मैं बता देता हूँ भाई, मान लो x इक्वल्स टू He है, देयरफॉर mx इक्वल्स टू क्या जाएगा, इक्वल टू 4। बस सिंपल है, इसको 4 रखो यहाँ पे, क्या आएगा 4/2 का अंडर रूट इक्वल्स टू t/5। तो अगर यहाँ पे देखो तो ये 2 आ रहा है, t इक्वल्स टू आ जाएगा 5√2। ठीक है, सेम वे अगर तुम x की जगह O2 रख दो, लेट्स डू इट विद O2। x की जगह अगर तुम रख देते हो O2, ठीक है, तो mx क्या आ जाएगा इस केस में 32। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ पूरा। ठीक है, ये क्या जाएगा, t/5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32/2, कितना हो गया ये 16 और इसका अंडर रूट क्या आएगा 4।
ठीक है, तो T इक्वल टू कितना आ गया, 5 चौको 20। ठीक है, सेम वे तुम CO2 और SO2 के लिए कर सकते हैं, वो उतना मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है जी। नाउ अब ये जो हमने यहाँ पे देखा है इसका कैसे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमने देख लिया वॉल्यूम और मोल्स और वेट, ये तीनों 1 2 और 3, इन तीनों को हम देख चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसमें होता क्या है कि हमें कुछ एक तरीका देखना है। जैसे मान लो ये गैस यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है, इसका क्या इंडिकेशन होगा, है ना। तो हमें कुछ इंडिकेशन भी चाहिए। तो ये जो इंडिकेशन है हम किसी विजुअल इंडिकेशन के बेसिस पे लेते हैं। जैसे अगर मान लो मैं लिखता हूँ NH3 प्लस HCl, डेफिनेटली दिस इज अ बेस, दिस इज एन एसिड। तो बेस और एसिड को जब भी मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे बनता क्या है, NH4Cl। तो NH4Cl जब भी बनेगा तो इसके वाइट फ्यूम्स निकलते हैं, विजिबल वाइट फ्यूम्स होते हैं। ठीक है, वाइट फ्यूम्स, ठीक है, विजिबल वाइट फ्यूम्स होंगे, दिखेगा रे। तो मान लो यहाँ से मैं NH3 डाल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं HCl डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो ये यहाँ से चला, ये यहाँ से चला, T इक्वल टू 0 पे, किसी डिस्टेंस D पे आके ये एक दूसरे से मिल गए। तो जिस मोमेंट पे ये एक दूसरे के पास मिलेंगे उस मोमेंट पे क्या होगा, देयर विल बी अ रिएक्शन एंड देयर NH4Cl विल बी फॉर्म्ड, वाइट फ्यूम्स विल बी सीन। तो जो जिस मोमेंट पे वाइट फ्यूम्स सबसे पहले देखे गए, जिस जगह पर जिस डिस्टेंस पे वाइट फ्यूम्स सबसे पहले देखे गए, हम उसको मार्क कर लेते हैं। जैसे मान लो इस जगह पे, फॉर एग्जांपल इस जगह पे वाइट फ्यूम्स देखे गए, तो मैं क्या कहूँगा कि NH3 ने D डिस्टेंस चला है और HCl ने L माइनस D डिस्टेंस चला है ना। ये डिस्टेंस क्या होगा भाई, व्हाट विल दिस डिस्टेंस बी, ये D माइनस L हो जाएगा, सॉरी D माइनस L नहीं, L माइनस D, है ना। क्लियर होगी ये बात। तो इस तरीके से हम इसको जानेंगे। तो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली बहुत ही बेसिक चीज़, मान लो कि मैं कहता हूँ मैंने सेम टाइम पे सेम कंडीशन में प्रेशर और टेम्परेचर और दोनों एरियाज भी सेम है, मैंने NH3 यहाँ से वो करी। ठीक है, तो छोड़िए, ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं अभी ज़रा, और मैं ठीक है जी, ये तुम्हारा क्या है, पॉइंट A मान लो इसको, और ये पॉइंट तुम्हारा पॉइंट B हो गया, और ये पॉइंट तुम्हारा पॉइंट C हो गया। तो क्वेश्चन क्या है मेरा तुमसे, सबसे पहले भाई अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, वो भी बताता हूँ। जैसे NH3 को मैंने ऐसे छोड़ा, HCl को मैंने यहाँ से छोड़ा सेम टाइम पे, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वो B पे मिलेंगे, A पे मिलेंगे या C पे मिलेंगे। मतलब वाइट फ्यूम्स जो होंगी वो फर्स्ट ऑब्जर्व कहाँ होगी, B पे, A पे या C पे। तो पहली चीज़ इसको हम जाने से पहले हम ये देखेंगे कि जिस भी मोमेंट पे वो मिलेंगे तो NH3 ने भी सेम टाइम लिया होगा और HCl ने भी सेम टाइम लिया होगा, है ना। जैसे मान लो तुम अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई तू अपने घर से निकल, मैं अपने घर से निकल रहा हूँ। मान लो तुम सेम टाइम पे अपने अपने घर से निकलते हो और एक किसी कॉमन पॉइंट पे बोलते हो कि भाई रास्ते में हम कहीं पे भी जहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, इस रोड को तूने पकड़ना और इस पर्टिकुलर पाथ पे मैं तेरे को मिल जाऊंगा। तो तुम देखो कि दोनों के दोनों सेम ही टाइम पे घर से निकले हो, तो जब तुम मिलोगे तो जितना टाइम उसने वहां पहुंचने में लिया होगा, जहां पे भी हो, जितना भी दूर हो, उतना ही टाइम तुमने भी लिया होगा, है ना, है कि नहीं। तो टाइम इसमें दोनों के लिए सेम रहता है। तो यहाँ पे जो d1 अपॉन d1 t2 अपॉन d2 t1 है, इसमें t2 इक्वल्स टू t1 होता है। इस वजह से क्या होता है, ये दोनों कट हो जाते हैं, d1 अपॉन d2 बच जाता है फाइनली। एनीवे, तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से किसके पास होगा। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे RNH3, ठीक है। RNH3 क्या होगा, जो DNH3 है, मान लो इसको D1 मान रहा हूं, अपॉन T, हमने टाइम क्या है दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। अच्छा, R क्या है, HCl, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी और भी गैसेज हो सकती हैं, बट देन अगेन वी आर टेकिंग दिस एग्जाम्पल, तो मैं HCl की ही बात कर रहा हूं यहाँ पे, D2 अपॉन T, ठीक है। अगर मैं RNH3 अपॉन RHCl कर दूं, क्या जाएगा,
d1 अपॉन d2। अच्छा जी, अब d1 अपॉन d2 किसके इक्वल होगा? ये RNH3 अपॉन RNHCl किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ऑफ MHCl अपॉन MnH3। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मैं तुमको कहूँ कि ये कितना होता है, ये होता है 36.5 और ये होता है तुम्हारा 17। ठीक है जी, तुम अगर देखो तो ये 2.17 दूनी 24 2.34 हो गया ना, तो 2.5 आया, 2.5 का 17 में एक बारी, तो मतलब इसे मान लो कि ये 2.25 के अराउंड है, मतलब जस्ट अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ ताकि इसका अंडर रूट ले सकूँ मैं। 2.25 का मतलब हो गया 1.5। ठीक है, तो अगर तुम देखो ध्यान से तो d1 अपॉन, या चलो ठीक है इतना भी मत सोचो, डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन 1, हाँ है ना, सिंपल है ना, तो हम लिख सकते हैं दैट d1 अपॉन d2 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर d1 जो है ग्रेटर देन d2 है। d1 ग्रेटर देन d2 का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये डिस्टेंस है d1, तो मतलब मिड पॉइंट से इधर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी होगी, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या मिडिल में है? अगर मिडिल में होता तो d1 इक्वल टू d2 होता, ठीक। लेकिन क्या क्या कह रहा है, d1 इज ग्रेटर देन d2, मतलब इसके पार है। दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स कि NH3 और HCl जो है वो कहीं पॉइंट C पे मिलेंगे। A को पार कर चुका होगा NH3। ये इससे भी सीधे सीधे दिखता है कि NH3 क्या है, पतला है, दुबला पतला है ना, इसका मोलर मास कम है, इसका मोलर मास ज़्यादा है तो थोड़ा सा तगड़ा है, मोटा है ना, तो पतला वाला जो है जल्दी जल्दी से भाग जाएगा और मोटा वाला जो है वो धीमे धीमे भागेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा सेम टाइम पे एज कम्पेयर टू हिम, है ना। तो ये तो तुम जानते हो, अगर भाई तुम रेस करवाओगे तो सेम टाइम में पतला लड़का लड़की जो है वो मोटे लड़का लड़की से कंपैरेटिवली तेज ही दौड़ेंगे। ठीक है, हालांकि ये स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, बट देन अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन वी कैन सी कि ये यहाँ पे पहुँच चुका होगा। गॉट इट? तो ये बेसिक हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब इसी के बेसिस पे हम और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके नाउ अब बात करते हैं आगे, जैसे कैलकुलेट दैट डिस्टेंस फ्रॉम। अब मान लो इसमें ये बोल दिया, इसको थोड़ा सा ना कुछ चीज़ इसमें दे दिए हैं, जैसे मान लो ये हमें दे दिया है 2 मीटर्स। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी 2 मीटर्स। ठीक है जी, अच्छा ABC हो गया, नाइट्रोजन गैस, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस x है ये कैलकुलेट करो, है ना, ये डिस्टेंस जो x है जो वो कैलकुलेट करो। तो इस केस में क्या होगा, या जो डिस्टेंस d1 है वो कैलकुलेट करो, कि मतलब जो इस एंड से, इसको अगर मैं x ले लूँ, इसको अगर मैं y ले लूँ, तो x एंड से कितना डिस्टेंस पे फर्स्ट फ्यूम्स दिखेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये तो हमने कंपैरिजन के लिए किया था, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो इट वन कम्स आउट टू बी 2.1 एंड 588, मतलब 5 मान लो, 2.15 मान लो। ठीक है, 2.15 को मैं अप्रॉक्सीमेटली फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन में 3/2 ले रहा हूँ, 1.5 समझ लो, है ना, 1.5। तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू 1.5, मतलब d1 2d1 इक्वल टू 3d2। अब तुम बोलोगे सर d1 d2 तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमारे पास ये इक्वेशन भी तो है, d1 प्लस d2। जैसे मान लो यहाँ पे कहीं मिल रहे हैं ये, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया d1, ये डिस्टेंस क्या हो गया d2। तो d1 प्लस d2 कितना हुआ, इक्वल टू 2, मतलब l के इक्वल हुआ, l यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो बस इन दोनों इक्वेशंस को क्या कहते हैं, यूज कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, d2 को इधर से उठा के रख दो यहाँ पे, 2d1 इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस d1। ठीक है, तो 2d1 इक्वल टू 6 माइनस 3d1, इसको इधर ले आओ, क्या जाएगा 5d1 इक्वल टू 6, d1 इक्वल टू 6/5 विच इज़ 1.167। ठीक है जी, 1.167 आ जाएगा मीटर्स। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है 1.16 है और ये बाकी 2 माइनस 1.16। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। गॉट इट? देन अगेन लेट्स
कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम एंड एट विच द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर। अब मान लो एक इंस्टेड ऑफ दीज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर NH3 की जगह H2 ले लिया, ठीक है जी, गैस 1 नहीं है, H2 है, और इस केस में O2 ले लिया। तो H2 और O2 भी अब मिलेंगे, ठीक है, किसी पॉइंट पे मिलेंगे, और जहाँ पे मिल रहे हैं अज्यूम करो कि कंडीशंस ऐसी हैं कि मिलते ही ये रिएक्ट कर जा रहे हैं और वाटर बना दे रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि सर ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा, ऐसे कैसे होगा, ये रिएक्ट करेंगे, और क्या कहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट दिखेगी तो कैसे दिखेगी इतने टेम्परेचर पे, तो इट विल बी बेसिकली स्टीम ओनली, तो हाउ वुड वी नो कि ये बनेगा। बट देन अगेन व्हाट आई एम सेइंग, एक क्वेश्चन बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि H2 और O2 दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट जहाँ फॉर्म होगी वहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिल सकता है, ठीक है, हालांकि हाइपोथेटिकल है, माइट नॉट बी ट्रू, बट देन अगेन यू हैव टू अज्यूम कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि तुम्हें कुछ क्वेश्चन करना है ना, तो उस पर भी ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। अब H2 हो गया, O2 हो गया, हल्का कौन है इसमें, ये डेफिनेटली ये मिड पॉइंट से इधर कहीं मिल रहे होंगे, ठीक है, सेम जो चीज़ यहाँ पे वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने जो डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस है 5 मीटर का, 2 मीटर्स का नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ पर हमने जो ये यूज़ किए हैं इंस्टेड ऑफ दिस, सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि भाई जो d1/d2 है ना, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जो d1/d2 है दैट इज इक्वल टू √of MO2/mH2, ठीक है, या dH2/dO2, इस तरीके से समझ लो। दिस विल बी इक्वल टू भाई d1/d2, ये तो d1/d2 है, और ये कितना हो जाएगा 32/2, ये 4 आ जाएगा, है ना। तो d1 इज इक्वल टू 4d2, सिंपल सी बात है, और d1 प्लस d2 कितना है 5, तो d1 की जगह यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रहेगा 5, तो d1 की जगह यहाँ पे इसको वैल्यू को रख दो, तो 4d2 प्लस d2 इज इक्वल टू 5d2 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स d2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर d2 इक्वल टू 1 है तो d1 कहाँ, d1 इज 4, तो उसने हमसे x से डिस्टेंस पूछा था, y से नहीं, x से पूछा था, तो x से d1 है डिस्टेंस जहाँ पे मिल रहा है, तो दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर्स। तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, d इक्वल टू 4 मीटर्स। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इज टाइम, अच्छा 4 टाइम्स, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इज 4 टाइम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2। ये जो क्वेश्चन है देखो, इसमें क्या है, हम m मोलर मास यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमें किसी मिक्सचर का दिया हो और उस मिक्सचर का मोलर मास हमसे पूछा गया हो, ठीक है, उस मिक्सचर का मोलर मास हमसे पूछा गया, और उसके बेसिस पे कि मिक्सचर में कितना परसेंट है, कौन सा कंपोनेंट कितना परसेंट है, वो पूछा गया हो। जैसे क्या है, एक तरफ से हम H2 लेके जा रहे हैं, एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक मिक्सचर है CO प्लस CO2 का, ठीक है जी। अभी इसका परसेंटेज, इसका मोलर मास होता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इनका रिलेटिव अमाउंट कितना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये M मिक्स होगा ना इसका मोलर मास, ठीक है, और इस M मिक्सचर के बेसिस पे हम जान सकते हैं कि इनका परसेंटेज क्या है, वो हम देखेंगे। तो ये एक्चुअली क्या पूछ रहा है कि इसका जो रेट है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। इनफैक्ट अब चलो ठीक है, वैसे इन पर्टिकुलर इस केस को नहीं ले रहा है वो इन जनरल पूछ रहा है कि जो RH2 है दैट इज 4 टाइम्स R ऑफ दिस मिक्सचर, और मिक्सचर क्या है भाई, मिक्सचर यहाँ पर दिया हुआ है CO प्लस CO2, ठीक है, तो CO प्लस CO2। तो ये देखो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर मैं इस पाइप या इसको बनाऊं भी नहीं ना फिगर को, तो भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये इन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, वो किसी भी उस कंडीशन में बोल रहा है कि भाई सेम कंडीशन में अगर H2 का रेट R है, CO इस मिक्सचर का रेट R है, तो H2 का रेट 4R है, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, नथिंग एल्स, ठीक। अच्छा, दैट मीन्स RH2/R मिक्सचर इज इक्वल टू 4। अच्छा, RH2/R मिक्सचर क्या होता है, √of
m mixture upon under root of MH2, it will come out to be equal to m mixture upon 2। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो अंडर रूट ऑफ m मिक्सचर इज इक्वल्स टू 4√2। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, क्या जाएगा, m मिक्सचर इज इक्वल्स टू 4 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है जी। अब तुमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ CO इन द मिक्सचर, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ CO इन द मिक्सचर। अभी रिसेंटली हमने एक क्वेश्चन भी किया था, अगर मैं CO का परसेंटेज पूछ रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मिडिल है, जैसे मान लो CO का क्या होता है 28 और इसका कितना होता है 44। ठीक है, तो 28 और 44 के बीच में कहीं पे 32 लाई करता है। ठीक है, बीच में कहीं पे 32 लाई करता है। गॉट इट। तो हम क्या करते हैं, जैसे 32 है तो अगर मुझे CO का जानना है तो मैं करूँगा इससे इसको माइनस करूँगा, मतलब इसके ऑपोजिट वाले के मोलर मास से इसको माइनस करूँगा। एक फॉर्मूला मैंने काइंड ऑफ शॉर्टकट बताया था, 44 माइनस 32। ठीक है, अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 44 माइनस 28। तो 44 माइनस 32 का मतलब हो गया 12। अच्छा सॉरी, परसेंटेज की बात हो रही है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन भी होगा इसमें इंटू 100। ठीक है, दैट मीन्स क्या आएगा, 12 अपॉन 16 इंटू 100 इक्वल्स टू 75%। ठीक है, तो क्लियर है, सिंपल इनफ। ओके, नाउ केस 2 की बात करें, जब प्रेशर ऑफ बोथ साइड्स इज नॉट कांस्टेंट, मतलब दोनों केसेस में प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, उस केस की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको को मैं मिटा देता हूं। अब लिखो केस 2। केस 2, केस 1 क्या था, जब प्रेशर सेम था। अब केस 2 बोल रहा हूं। ठीक है, तो लिखो इसमें प्रेशर ऑफ बोथ गैसेस आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों गैसेस का जो प्रेशर है वो डिफरेंट है। और यहां पे प्रेशर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं प्रेशर का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का मतलब पार्शियल प्रेशर है। तो तुम्हें बताया मैंने कि जो रेट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ दिस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट के। और भाई ये फॉर्मूला याद होगा, PA अपॉन अंडर रूट TM, ये बताया था। यहाँ T और A कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं सिंपल सा कि इसी चीज़ को इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन ये है। ठीक है, P अपॉन अंडर रूट M। ठीक, अज्यूमिंग क्या कि T एंड A आर कांस्टेंट। ठीक है जी। तो अगर मान लो 2 डिफरेंट गैसेस है तो R1 अपॉन R2 कितना जाएगा, P1 अंडर रूट ऑफ या P1 अपॉन P2 इंटू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। बस, अब जितने भी बार हमने फॉर्मूले लगाए थे जिसमें हमने सिर्फ M2 अपॉन M1 करा था, अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, वहाँ सब जगह पे हम P1 अपॉन P2 भी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रेशर डिफरेंट है। अब ये प्रेशर डिफरेंट वो डायरेक्टली कभी कभी नहीं देता है। ठीक है, वो मोल्स डिफरेंट दे देगा, है ना, इस तरीके से दे देगा चीज़ें कि तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये यहाँ पे डिफरेंट दे रहा है ना, क्या कहते हैं दिस प्रेशर डिफरेंट दे रहा है। तो कैसे पता चलता है, देखो अगर उसने बोल दिया कि मोल्स डिफरेंट है तो मोल्स डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसमें क्या होता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो अगर N1 अपॉन N2 की बात होगी दैट मीन्स P1 अपॉन P2 कहा जा सकता है। तो कभी कभी क्या होगा, वो मास या मोल्स डिफरेंट दे देगा, तो हमें मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यार ये प्रेशर यहाँ पे डिफरेंट होगा। ठीक, तो P1 अपॉन P2 को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, N1 अपॉन N2। भाई ये तो हमेशा देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, वॉल्यूम भी कांस्टेंट यहाँ पे होगी ही। ठीक है, तो M2 अपॉन M1। ठीक है, अगर मान लो वेट डिफरेंट दिया है तो हम क्या कर सकते हैं इसको, W1 अपॉन W2। ये वाला फॉर्मूला अब जा चुका है भाई, ये इसका फॉर्मूला नहीं है और ये वाला फॉर्मूला अब नहीं लगेगा। ठीक है, W1 अपॉन W2, या इसको
ऐसे नहीं आएगा, W1/m1 W2/m2 इज इक्वल टू P1/P2। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ W1m2/W2m1 इक्वल टू P1/P2। तो इस P1/P2 की जगह ये रख दो यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा W1/W2। अच्छा, यहाँ पे m2 इंटू अंडर रूट और m2 आ रहा है, तो m2/m1 का मैं कह सकता हूँ रेज़ टू 3/2, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, आर बी क्लियर, इतना ध्यान रखना है। गॉट इट? तो ठीक, तो लिखो प्रेशर इज अज्यूम टू बी डिफरेंट व्हेन pressure is assumed to be different when weights or molar ratios are given। weights and molar ratios are given। तो अगर weight और molar ratio given होंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट अज्यूम की जाएगी, इसलिए पार्शियल प्रेशर्स डिफरेंट होंगे। तो एग्जांपल के तौर में कंटेनर कंटेन्स HeNCH4। ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें He है और प्लस CH4 है। ठीक है, He मतलब 4, इसका मतलब 16। सिंपल है ना? ठीक है जी। अब क्या है, कंटेनर इन रेशो 2:1। तो इनका मोल जो है 2:1 है। ठीक है, तो NHE इज टू NCH4 इज इक्वल टू 2:1। तो भाई इसका पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा इससे। जब पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है, इसका देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, ये कंटेनर में बोल दिया मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो क्या कहते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यहाँ पे मोल्स का रेशो दे दिया, दैट मीन्स प्रेशर का रेशो भी या पार्शियल प्रेशर का रेशो भी यही होगा, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू PHE इज टू PCH4। गॉट इट? ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर दैट डिफ्यूजेज आउट इनिशियली। इनिशियली जब फर्स्ट इसमें से धार निकलेगी, फर्स्ट धार निकलेगी इसमें से, उसमें He इज टू जो क्या बोलते हैं इसको CH4 होगा, वो कैसे क्या होगा। तो भाई ये सिंपल सी बात है, जिसका रेट ज़्यादा होगा वो अमाउंट में भी ज़्यादा निकलेगा, हाँ है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो NHE, अब NHE नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी है हमारे पास है, तो हम ये कह सकते हैं N-HE इज टू N-CH4 हमें निकालना है। ठीक है, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि किसका रेट कितना ज़्यादा है। तो अगर R1 ये N-अपॉन N-CH4 निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि जो इनिशियल रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हमने देखा P1/P2। इंस्टेड ऑफ ये वाला सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे मोलर रेशो दिया है। यहाँ पे हो गया NHE/NCH4 इंटू अंडर रूट ऑफ MCH4/MHE। HE ना 16 चौको, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया सीधे सीधे। ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है और ये हमारे पास है, इसने ये नहीं दिया था, हमारे पास ये है, तो ये है, तो इसका मतलब क्या जाएगा 2:1, 2/1 अंडर रूट ऑफ ये कितना जाएगा 16/4, ये जाएगा 4, इसका क्या जाएगा 4 का अंडर रूट 2, 2 × 2 4। तो तुम अगर देख रहे हो तो इनिशियली N-HE इज टू N-CH4, इनिशियल जो धार निकलेगी वो 4:1 के रेशो में होगी, ये 4 टाइम्स होगा इसके। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा सोचने का नहीं। ठीक है, तो okay, do we have another question? No. Now let's talk about a little about barometers and then we'll go to kinetic theory of gases. Now जैसे मैं I'm talking about barometer, तो ये barometer बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के यूज़ का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में इसका यूज़ होता है, पहली चीज़। ठीक है, तो मैं यूँ समझो कि कुछ क्वेश्चंस इस पर आए हैं, है ना, और कॉम्प्रिहेंशन इस टाइप के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर जो हालांकि तुम्हारे 12th को लेके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, अब बैरोमीटर कैसे काम करता है वो हमेशा पता होना चाहिए, चाहे वो यूट्यूब वाला हो, यूट्यूब मैनोमीटर हो, या फिर
बैरोमीटर हो, ये प्रेशर मेजरमेंट है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसका मैकेनिज्म अगर तुमको पता होगा तो तुम क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज यू विल बी जस्ट लाइक अरे बैरोमीटर तो जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं है ना। तो इसको देखते हैं, बैरोमीटर्स क्या होते हैं। बैरोमीटर क्या होते हैं भाई, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि प्रेशर मेजर करते हैं। अब प्रेशर इन पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो तुम ये भी लिख सकते हो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लिखो बैरोमीटर, हेडिंग डालो और उसमें लिखो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर, है ना। और ब्रैकेट में लिखना स्पेशली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ यूज्ड टू मेजर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर तुम देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये होता कैसे है, देखो भाई यहाँ पे हमने इसमें कोई एक लिक्विड भर दिया, इन जनरल ये Hg होता है, ये क्यों होगा क्यों नहीं होगा वो सब हम देखेंगे। और हमने क्या किया कि एक कंटेनर ले लिया, अब इस कंटेनर में भी मैंने मर्क्यूरी रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी Hg है। अब इसको मैंने क्या किया, इसके ऊपर उल्टा करके लगा दिया, उल्टा करके लगा दिया, और इसकी जो हाइट है जो है ना, मतलब इसको जो एक तरीके से फिक्स कर दिया, मतलब ये ऐसे हिल नहीं रही है इसमें, मतलब ये जो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है जो भी है, ये इसके ऊपर ऐसे टिकी हुई है, ठीक है, इट इज़ स्टेशनरी। तो तुम देखोगे व्हाट हैपेंस इज कि इसका जो लेवल होता है उससे कुछ ऊपर यहाँ तक, यहाँ देखो इसको उल्टा करूँगा, ये तो बॉटम तक भरी हुई थी, उल्टा करूँगा अगर बिल्कुल यहाँ तक, सॉरी नॉट यहाँ नहीं, यूँ समझो ये पूरा ब्रिम तक भरी है, अपने पूरे ब्रिम तक भरी है, मैंने इसी को उल्टा कर दिया तो यहाँ क्या हो जाता है, यूजुअली वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ओके। अच्छा, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला Hg कॉलम हो जाता है, मतलब यहाँ पर Hg खड़ा हुआ है, ठीक है, एज अ कॉलम, ठीक। और ये हाइट जो है मान लो h है, हाइट जो है ये h है, ठीक है, क्लियर होगी बात, ओके। तो इसमें हो क्या रहा है वो देखो, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। अगर नहाते वक्त जब तुम्हारा बाल्टी में पानी होता है, तुम क्या करना कि मग्गे को मतलब पानी डालना उसमें और उल्टा करके रख देना, तो तुम देखोगे कि वो किसी हाइट तक आके रुक जाता है पानी, ठीक है, किसी हाइट तक आके रुक जाता है पानी। वो क्यों रुकता है, वो इसीलिए रुकता है क्योंकि देयर इज सम लाइक दैट कॉलम इज बैलेंसिंग सम प्रेशर, ठीक है। वो कैसे होगा इसी के उस पर देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जब ये लिक्विड मतलब ये ट्यूब नहीं थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिक्विड रखा हुआ था, तो तुम्हें पता है ये बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स है कि अगर सेम हाइट है तो सेम हाइट पे किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर हमेशा सेम होगा। तो अगर मान लो मैं इस हाइट की बात करता हूँ, ठीक है, मैं इस हाइट की बात करता हूँ, इस हाइट पे मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूँ, उन सब पॉइंट्स पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। कितना होगा वो सब छोड़ो, लेकिन सेम होगा, इतना क्लियर है। मान लो मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को मैं खींच दूँ अगर, तो इन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, मैं इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला। इस पॉइंट को मान लो मैं A कहता हूँ, इस पॉइंट को मैं B कहता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मैकेनिक्स आई कैन से दैट PA इज इक्वल्स टू PB। ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ है ना, ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, PA इक्वल्स टू PB है। अब PA पे प्रेशर एक्चुअली में कितना है, इट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेयर, जिसको हम P0 के उस पर बोल रहे हैं, या P एटमॉस्फेयर लिख लो, इसको P0 क्यों करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, P एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो सिंपली बात है कि PA इज इक्वल्स टू P एटमॉस्फेयर। अगर P इक्वल्स टू P एटमॉस्फेयर मतलब PB इक्वल्स टू भी P एटमॉस्फेयर है ना, क्लियर है, ठीक है जी। अब तुम बोलोगे सर PB पे कैसे प्रेशर आएगा, तो इसको इस तरीके से देखो, क्या इसके ऊपर का जो जगह है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या खुला है क्या? तुम बोलोगे सर खुला मतलब कि जैसे इसके ऊपर तो खुला आसमान है, मतलब जो
प्रेशर ऑफ द एयर डायरेक्टली इसको अफेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर प्रेशर ऑफ द एयर डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है? नहीं। यहाँ पे क्या अफेक्ट कर रहा है? ये कॉलम। तो सर इस कॉलम की वजह से प्रेशर क्यों आएगा, वो भी देखते हैं। लेट्स से कि ये हाइट h है ना, हाइट h है। अब मान लो ये जो कॉलम में, ये जो ग्रीन वाला कॉलम है, इसका मास m है ना, मास m है। तो इस पूरे मास का जो फोर्स होगा वो किधर लग रहा होगा? डाउनवर्ड्स। तो ये फोर्स किधर लगेगा? इसका फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स, mg। ठीक है, तो mg इज द फोर्स। अब तुम बोलोगे सर प्रेशर क्या होता है? मैं बोलूँगा प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अगर मान लो यहाँ पर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज कैपिटल A, तो हम क्या कह सकते हैं? दैट प्रेशर ड्यू टू द कॉलम। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू द, या प्रेशर ऑफ Hg कॉलम लिख लेते हैं, PHG कॉलम है ना, PHG कॉलम। ये कितना आएगा? mg अपॉन A। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर mg, mg हम कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स से क्योंकि ये मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी का रो हमें पता होता है ना, उसका रो डेंसिटी हमें पता होती है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? रो लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और मास को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होती है? एरिया इंटू हाइट इंटू g अपॉन A। डी क्यों लिख रहा हूँ मैं? एरिया इंटू हाइट। यहाँ पे अगर तुम देखो तो क्या रहा है? रो जी एच। तो अगर तुम देखोगे PHG कॉलम इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है इस कॉलम की वजह से है और वो रो जी एच के इक्वल है। तो इस पॉइंट पे एक्चुअली में हमें क्या बताया था कि प्रेशर कितना है? PB के इक्वल। तो यही प्रेशर हम कह सकते हैं PB है। ठीक है, PB का ये प्रेशर है। ठीक है, तो PB इक्वल टू दिस और PB इक्वल टू PATM। तो हम कह सकते हैं सिंपल सी बात है दैट PATM इज इक्वल टू दिस रो जी एच। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? PATM इज इक्वल टू रो जी एच। गॉट इट? तो हमें नहीं पता कि प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर कितना है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ दिस कॉलम वी कैन से दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना आ रहा है। ठीक है, और इसमें अगर तुम ध्यान से देखो कि फॉर मर्क्यूरी, अगर हम बोलें फॉर मर्क्यूरी एट सी लेवल, ठीक है, तो जो PATM आता है दैट इज इक्वल टू PATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 325 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, या फिर हम इसको कॉलम की अगर हम बात करें इस टाइप पे, रो तो हमें फिक्स पता है, जी भी फिक्स होता है, ये दोनों फिक्स्ड हैं। एच कितना होगा इस केस में? अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कॉलम ऑफ Hg लिखूँ तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे इस तरीके से हमने इसको डिटरमिन किया है। अब तुम पूछ सकते हो कि सर मर्क्यूरी ही क्यों यूज़ किया, है ना, मर्क्यूरी ही क्यों यूज़ किया? तो हम कह सकते हैं कि भाई मर्क्यूरी इसलिए यूज़ किया क्योंकि कहाँ गया? हाँ, मर्क्यूरी इसलिए यूज़ किया क्योंकि अगर तुम वाटर यूज़ करते हो, है ना, तो वाटर यूज़ करोगे तो उसकी हाइट कुछ 10.5 मीटर का कॉलम तुम्हें बनाना पड़ेगा। उसकी हाइट जो होगी वो 10.5 मीटर के आसपास होगी। लेकिन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे इसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है लिक्विड्स में, इस वजह से इसका मास जो होगा वो बहुत कम यूज़ करना। भाई जिसका रो कम होगा उसकी हाइट ज़्यादा होगी ना, क्योंकि P एटमॉस्फेयर तो कांस्टेंट है। भाई एक एटमॉस्फेयर इतने के प्रेशर के इक्वल है और रो जी एच के इक्वल आ रहा है, तो रो जी एच में अगर रो कम कर देंगे तो एच को बढ़ना, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है ना, एच को बढ़ना पड़ेगा। या अगर हम एच को रो को बढ़ाएंगे तो एच कम हो जाएगा। तो रो को बढ़ाने का तरीका क्या है कि मर्क्यूरी जो हाईएस्ट डेंसिटी वाला लिक्विड है उसको यूज़ करो। तो इतना मतलब 76 सेंटीमीटर वुड बी समवेयर दिस मच, 1 मीटर कुछ इतना होता है, 76 सेंटीमीटर समवेयर इतना होगा। तो इतना बड़ा कॉलम चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। जबकि वाटर या किसी और लिक्विड के लिए बहुत लंबा चाहिए होगा। ठीक है, तो इसमें लिखो लिक्विड यूज्ड इन द बैरोमीटर इज मर्क्यूरी बिकॉज लिक्विड इन द बैरोमीटर is mercury because first it is non sticky। ठीक है, नॉन स्टिकी। ठीक है,
इसकी वॉल्स पे स्टिक नहीं करता, डजंट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो लिखो डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब, डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब। सेकेंड, हाइएस्ट डेंसिटी, ठीक है, हाइएस्ट डेंसिटी अमंगस्ट लिक्विड्स के बीच में इसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट डेंसिटी अमंगस्ट लिक्विड्स, ठीक है। तो पहली चीज़। दूसरा, उसमें क्योंकि अगर हाईएस्ट डेंसिटी होगी तो इसकी गिवन मास के जो वॉल्यूम होगी वो लीस्ट होगी, तो लिखो हैज़ लीस्ट वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, फॉर अ गिवन मास ऑफ लिक्विड इसका मास, उसकी वॉल्यूम लीस्ट होगी। एंड थर्ड इज नॉन वॉलेटाइल, मतलब प्रैक्टिकली नॉन वॉलेटाइल है। वाटर तो फिर भी इधर उधर उड़ सकता है, लेकिन ये नॉन वॉलेटाइल होता है, तो प्रैक्टिकली समझ लो नॉन वॉलेटाइल होता है, ठीक है। तो इसका बस प्रोसेस लिख लो, बाकी सब तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं या वो इतने काम के नहीं है, मैं काम ऐसा करूँगा कि बैरोमीटर पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, और कुछ क्वेश्चंस भी उसमें करा दूंगा, तो उसको तुम देख लेना अगर तुम्हें जेई के पर्पज़ से देखना हो, बाकी इतना काफ़ी है तुम्हारे 11th के पर्पज़ से, ठीक है। तो लिखो इसमें, लेट अस टेक अ थिन ट्यूब एंड फिल इट विद मर्क्यूरी अप टू द ब्रिम। मैं इसके प्रोसेस को लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इसके प्रोसेस को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लिखो एंड फिल, लेट अस टेक अ थिन टेस्ट ट्यूब एंड fill it with mercury up to the brim, mercury up to the brim, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, now let us invert this tube in a container, now let us invert this tube in a container filled with Hg, in a container filled with Hg as shown in the figure, ठीक है, as shown in the figure, ठीक है जी। Some of this mercury will go down, ठीक है, some of this mercury will go down until the pressure at point A become, until the pressure at point A becomes equal to that of pressure at point B and C, ठीक है। B लिख लो, B and C नहीं, B क्योंकि C तो मैंने बताया नहीं है, मैंने अपने फिगर में बनाया था C। अगर मान लो इस B पे, यहाँ पे इनफैक्ट प्रेशर एट पॉइंट बी लिख लेना, प्रेशर एट पॉइंट बी बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ प्रेशर एट पॉइंट ए। तो मान लो इसका कॉलम थोड़ा ऊपर होता तो इसका प्रेशर ज़्यादा होता। अगर ये प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे पी एटमॉस्फेयर, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर होता वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता। और तुम्हें पता है इन फ्लूइड मैकेनिक्स कोई भी लिक्विड जो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा। तो अगर इस पॉइंट पे प्रेशर हाई है तो इस लिक्विड को नीचे बहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये प्रेशर इक्वल नहीं होंगे तब तक ये बहते रहेंगे। फ्लूइड्स की कहानी ये है, दे डिपेंड ऑन दी प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, दे फ्लो डिपेंड्स ऑन दी प्रेशर डिफरेंस, ठीक। तब ठीक है, अंटिल द प्रेशर एट पॉइंट बी बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इन नेक्स्ट का मतलब इसी में आगे लिखो, इन केस द प्रेशर एट पॉइंट ए इज डिफरेंट, in case the pressure at point A is different, so point B is different, then the liquid will go up or down. In case the pressure at point B is different, the liquid will go up or down depending on what the pressure difference is, ठीक है, full stop. If pressure at B, not A, if pressure at B is lower than the pressure at A, if pressure at B is lower than the pressure at A, then the liquid will go up, then the liquid will go up until the pressure becomes equal, and वाइस वर्सा। मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा है तो लिक्विड नीचे जाएगा। गॉट इट? ठीक, तो लिखो
एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब जब लिक्विड अपनी हाइट पकड़ चुका है, अब वो हाइट चेंज नहीं हो रही है उस कंडीशन में, ठीक है। नाउ प्रेशर एट बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज PATM। नाउ प्रेशर एट बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एट PATM, sorry, at equilibrium condition is PATM, therefore pressure at A must be equal to PATM, therefore pressure at A must be equal to PATM। बस उसके बाद तो ये पूरा का पूरा तुम्हारे सामने डेरिवेशन है, ठीक है। ये तुम्हारा बैरोमीटर का पार्ट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये जो पार्ट बचा है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, क्योंकि ये सिर्फ इसी चैप्टर में यूज़ नहीं होगा, ये बाकी और चैप्टर्स में भी यूज़ होगा। और गैसियस स्टेट में बहुत सारी चीज़ें ना अज्यूम्ड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड होती हैं, है ना। इसलिए ये चैप्टर वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर्स है तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड का। तो इसमें लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब गैस जैसी है वैसी क्यों होती है, उसके बारे में बेसिकली ये पोर्शन है, ठीक है। उसमें लिखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। काइनेटिक KTG करके बोलते हैं इसको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, मैं काइनेटिक थ्योरी ही बोलता हूँ बस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आई एम नॉट श्योर कि तुमने कितना पढ़ा होगा। जस्ट इमेजिन जिस रूम में तुम हो, जिस रूम में तुम बैठे हो, उस रूम को एम्प्टी एज्यूम करो। एम्प्टी मतलब तुम नहीं हो वहाँ पे एटलीस्ट, और छोटे छोटे मार्बल्स हो। मार्बल्स पता है कंचे होते हैं, मैं तो बचपन में खेलता था, तुमने तो देखे भी नहीं होंगे शायद, ठीक है। तो जो कंचे हैं वो है, और मासलेस कंचे हैं। तो बोले सर कंचों में तो मास होता है, मासलेस समझ लो, मतलब दे कैन जस्ट गो अराउंड। जैसे फोम होता है ना, फोम्स के बने हुए कंचे हैं, मतलब इतने छोटे छोटे राउंड फोम बॉल्स हैं। अब क्या है कि वो फोम बॉल्स क्या कर सकते हैं, दे कैन जस्ट कीप मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, ठीक, क्लियर होगी बात। तो इसी तरीके समझो कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो भी स्फेरिकल होते हैं, और स्फीयर्स के आर वेरी वेरी लाइट वेट, और वो क्या करते हैं रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते रहेंगे, ठीक। अब तुम बोलोगे सर रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे तो फिर डायरेक्शन कब चेंज होगा, भाई किसी चीज़ से टकराएगा तभी तो चेंज होगा, है ना। जैसे मान लो कोई जा रहा है एक डायरेक्शन में, अगर वो उस डायरेक्शन में उसको कोई ऑब्स्टिकल नहीं मिलता, क्या करता है वो उसी डायरेक्शन में चलता चला जाता है, ठीक। तो जैसे अगर तुम एक मान लो यहाँ पे इस तरीके से समझो, ये वॉल ऑफ द कंटेनर है और यहाँ पर एक पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल आया, अभी तक इसको कोई रुकावट नहीं आई है। जैसी रुकावट आई है यहाँ से क्या करेगा, इस पर टकराएगा और फिर अपनी दिशा बदल देगा, अपना डायरेक्शन बदल देगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, है ना। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें। तो इमेजिन करो कि जो ये कंटेनर है उसमें ऐसी गैस के पार्टिकल्स हैं, और वो गैस के पार्टिकल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज़, लेकिन कॉन्स्टेंट वेलोसिटीज़, है ना। और यूजुअली जो होते हैं दे मूव इन स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, दे विल keep moving in that direction and in that straight line till they collide with the walls of the container or with each other, है ना। या तो एक दूसरे से टकरा जाए या walls of the container टकरा जाए। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये इसको समझना important है, क्योंकि इसके बेसिस पे, ठीक है, इसके बेसिस पे जो गैस लॉज हैं वो भी हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो, in order to derive the theoretical aspect of various gases, मतलब जो हमने गैस लॉज देखे हैं उनको बेस देने के लिए एक थ्योरी को इजाद किया गया, है ना। देखो, in order to derive the theoretical aspect of various gas laws, ठीक है, aspect of various gas laws based on simple experimental facts, मतलब जो गैस लॉज हैं वो कोई इम्पीरिकल मतलब थियरी नहीं थी उसके पीछे, जस्ट ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्व किया, हाँ यार ऐसा हो रहा है मतलब ओके कि मतलब इतना क्लियर है कि वो हो तो रहा है। अब क्यों हो रहा है ना, क्यों हो रहा है वो नहीं पता था। हो रहा है मतलब कि भाई अगर तुम प्रेशर और टेम्परेचर और मास को या मोल्स को कांस्टेंट रख दो तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V,
इतना क्लियर है, ये ऑब्जर्वेशन से ट्रू है। क्यों है ट्रू नहीं पता, लेकिन ट्रू है। तो इसको बेसिस देने के लिए काइनेटिक थ्योरी का इजाद किया गया। तो लिखो, इन ऑर्डर टू derive the theoretical aspect of various gas laws based on simple experimental facts, Maxwell proposed the following postulates, ठीक है, known as KTG, kinetic theory of gases, ठीक है। फॉलोइंग postulates कौन कौन से हैं, ये मेन postulates हैं, इसके 9 हैं टोटल, एक एक करके लिखो। पहला लिखो, each gas is made up of a large number of small particles known as molecules, ठीक है। large number of small tiny particles known as molecules। सिंपल सी बात है, जो गैसेज होती है मोस्टली मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। कुछ एक गैसेज है जैसे तुम्हारी इनर्ट गैसेज जो कि एटम से मिलके बनी होती हैं, बट उसके अलावा सारी की सारी मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है, ठीक है ना। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का बहुत सारा नंबर, लाइक लार्ज नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स, एंड वी विल गेट द गैस, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड लिखो, दीज स्मॉल पार्टिकल्स या दीज मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक पर्टिकुलर गैस के लिए सेम होंगे और दो गैसेस के अलग अलग होंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं फॉर द सेम गैस दे विल बी आइडेंटिकल, ठीक है, और अगर कोई डिफरेंट गैस होगी तो उससे डिफरेंट हो जाएंगे ये। गॉट इट। जैसे हमने उसमें भी देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो सेम सब्सटेंस के जो एटम्स होंगे या सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो दे आर आइडेंटिकल, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे दे आर डिफरेंट। तो वही चीज़ ये भी बोल रहा है यहाँ पे, द स्मॉल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल इन, ठीक है, आर आइडेंटिकल इन mass, size and shape. These small particles are identical in mass, size and space for a particular gas, किसी भी particular gas के लिए, for a particular gas, but different from molecules of another gas. या for particular gas नहीं, for same gas लिखो, for same gas but different from molecules of another gas, but different from molecules of another gas. क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अब थर्ड पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैं बता रहा था ना कि मॉलिक्यूल्स जो हैं दे कीप मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, ठीक है, दे कीप मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस। तो लिखो, मॉलिक्यूल्स आर नेवर स्टेशनरी। इसका बेसिस क्या होगा वो भी देखो। जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास एक कंटेनर रखा है, ठीक है, इस कंटेनर में तुम देखोगे यहाँ पर ये ऐसे पार्टिकल्स रखे हैं। हालांकि मैं बहुत स्पार्सली बना रहा हूँ, इनको दूर दूर बना रहा हूँ। अब क्या करना है, मान लो ये ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यहाँ किसी से टकराया, इधर आ गया, फिर ये इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर। तो ये इस तरीके से अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि इट विल कीप मूविंग, सॉरी ये थोड़ा कर्वेचर हो गया, इट विल कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ से ऐसे घूमते हुए ये आ गया। गॉट इट। नाउ ये जो पार्टिकल्स हैं दे शुड कीप मूविंग, व्हाई, बिकॉज अदरवाइज ये सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना। सेटल डाउन होने का मतलब क्या हो गया कि तुमने कंटेनर तो इतना बड़ा लिया है और गैस सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट में है, जो कि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ट्रू नहीं है ना। गैस को जितना स्पेस दो वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। इसका मतलब देख, दीज पार्टिकल्स कीप मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन इन रैंडम डायरेक्शंस इन स्ट्रेट लाइंस, बट दे कीप मूविंग, दे नेवर स्टॉप, ठीक है। और इसका कर्व भी होता है, वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी मैं बताऊंगा, तो ये समझो। लिखो इसमें, मॉलिक्यूल्स आर नेवर इन स्टेशनरी स्टेट, the molecules are never in stationary states, ठीक है, they move
with different velocities in different velocities in random directions. They move with different velocities in random directions along straight line paths. Along straight line paths in all possible directions. ठीक है, in all possible directions. ठीक है, full stop. ठीक है, इसमें लिखो the direction of motion is changed. The direction of motion is changed either by the collision with container. देखो कोलिजन करके एक तुम्हारा फिजिक्स का चैप्टर भी होगा, तुम्हारी मैकेनिक्स में आता है, वो आगे होगा तो अच्छी बात है। उसमें तुमने देखा होगा कि भाई दो बॉल्स होती हैं, वो एक दूसरे से टकराती हैं। अब टकराने के बाद में क्या होता है कि जैसे इसको समझाऊंगा मैं, अभी आगे भी काम आएगा ये। ठीक है, जैसे मान लो ये बॉल्स हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है, ये m है, ये भी m है, सेम मास की बॉल्स हैं, दे विल कोलाइड विद ईच अदर। कोलाइड मान लो यहाँ पे कहीं पे कर रहे हैं, ठीक है, ये v1 वेलोसिटी से है, ये v2 वेलोसिटी से है, ये टकराएंगे, टकरा के अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो गॉट इट। तो यहाँ पे mv2 और mv1 जो है वो सॉरी m ये डायरेक्शन में है ना, तो ये मोमेंटम भी होगा इसका, मोमेंटम के ऊपर भी हम बात करेंगे। बट ऐसा कोलिजन हो रहा है एंड दे विल चेंज देयर डायरेक्शन। ठीक है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज आइदर बाय कोलिजन विद कंटेनर, आइदर बाय कोलिजन विद कंटेनर और विद द अदर मॉलिक्यूल्स, और विद द अदर मॉलिक्यूल्स। ये तीन पोस्टुलेट्स हो गए। चौथा लिखो, ठीक है, द फोर्थ वन इज द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक। ये क्यों बोल रहा हूँ, जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। अगर मान लो इलास्टिक नहीं होता, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, दो तरीके के कोलिजन होते हैं। एक में जो इलास्टिक कोलिजन बोल रहा हूँ उसमें मोमेंटम और जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। अगर मान लो एनर्जी लॉस हो जाती तो क्या होता, ये टकरा के क्या होता है, एनर्जी लूज होती, इनकी वेलोसिटी कम होती रहती है और सीधे सीधे जाके नीचे बैठ जाते, विच इज नॉट दी ऑब्जर्वेशन, है ना। इसका मतलब इनके बीच में जो कोलिजन्स है दे आर अज्यूम टू बी इलास्टिक। ठीक है, तो उसमें लिखो द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक, इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज there is no change in the energies of the molecule after collision, that is there is no change in the energies of the molecules after collision। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डेल्व नहीं करूँगा, सिर्फ इतना बता दूंगा कि इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, मोमेंटम और जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वो कंजर्व्ड रहेगी, नॉट कांस्टेंट, कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, तो ये जो मैंने वर्ड लिखा है कंजर्व्ड, इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं बता सकता क्योंकि लाइक फिजिक्स का पार्ट है। बस अभी के लिए समझ लो कि मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी इनकी। नेक्स्ट लिखो द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूलर मोशन इज नेग्लिजिबल। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका मास बहुत छोटा होता है। जैसे अगर तुम देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखो, उसका 2 ग्राम्स है मास, और 1 मोल का मास होता है 2 ग्राम्स, है ना। ठीक है, 1 मोल का मास 2 ग्राम्स है, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 2 ग्राम अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। दैट मीन्स 10⁻23 के आसपास इस ऑर्डर का उसका मास होगा। ठीक है, तो लिखो ड्यू टू स्मॉल मास, है ना, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूलर मोशन इज नेग्लिजिबल ड्यू टू स्मॉल मास। ठीक है, 6th लिखो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस डिपेंड्स ऑन ओनली अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, टेम्परेचर के अलावा और किसी चीज़ पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होती नहीं दिख रही थी। तो लिखो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस डिपेंड्स ओनली अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ये 7th है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 2 बोलूँगा वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए ही वैलिड है। ठीक है, तो लिखो द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, द प्रेशर ऑफ द गैस अराइजेज ड्यू टू, द प्रेशर ऑफ द गैस अराइजेज ड्यू टू collision of molecules with the walls of the container. The pressure of the gas arises due to the collision of molecules with the walls of the container. जैसे अगर हम बात करें, let's talk about this,
ये वॉल ऑफ द कंटेनर है, या ये समझो ऐसे टकराएगा, अभी इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, mv इस डायरेक्शन में है, टकराएगा तो फाड़ के तो नहीं निकल जाएगा ना, क्या होगा, टकरा के फिर से वापस आ जाएगा। अभी इसका mv1 मान लो और यहाँ पे mv2 हो गया, तो तुम देख रहे हो कि मोमेंटम, ध्यान रखना, इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम जब इस डायरेक्शन में है इनिशियली, अब इस डायरेक्शन में हो गया, इसका मतलब इसका मोमेंटम चेंज हुआ है, ठीक है। मोमेंटम चेंज होने का मतलब होता है कि उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, ठीक है। मोमेंटम चेंज होने का मतलब यही होता है। और फोर्स को हम डिफाइन करने का जो एक्चुअली में तरीका है, इट्स नॉट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि मैं अभी इसको ऐसे बहुत बोलने लिखवा रहा हूँ, इसकी जब मैं काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखवाऊंगा और उसको डिराइव करवाऊंगा वो तब काम आएगा। तो इसमें लिखो द प्रेशर ऑफ द गैस अराइजेज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया ना क्यों हो रहा है। अब अच्छा ठीक है, अभी पूरा नहीं बताया, यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, एक मॉलिक्यूल के द्वारा इतना फोर्स है, ऐसे बहुत सारे इस पर टकरा रहे होंगे और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ टकरा रहे होंगे। तो जब ये टकराएंगे तो एक की वजह से थोड़ा सा फोर्स इस पे लगा, वैसे ही फोर्स इन पे दूसरा लगेगा, तो इस पे एक नेट फोर्स लग रहा है, इस वॉल ऑफ द कंटेनर पे नेट फोर्स लग रहा है। अब नेट फोर्स अगर नेट फोर्स लगा तो क्या होगा, नेट फोर्स लगने के बाद अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे नेट फोर्स लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर वॉल पे जो प्रेशर है दैट विल बी टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। तो इसमें लिखो, मतलब इसका रीजन समझ में आ गया ना। इसको मैं अभी जब काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव करूँगा तब बता दूंगा इसको। लिखो जो ये लिख चुके हो, नेक्स्ट इसमें लिख लेना इसी पॉइंट में कि प्रेशर ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डिपेंड ऑन मास। भाई अगर मान लो लिक्विड और सॉलिड अगर यहाँ पे रखा होता, ठीक है, तो ये मास पे डिपेंड कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे प्रेशर जो है कोलिजन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लिखो प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज ड्यू टू देयर मास बट फॉर गैसेज इट इज द कोलिजन्स, बट फॉर गैसेज इट इज द कोलिजन्स। इसी पॉइंट पे आगे लिखो, ये जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइट है। भाई अगर मान लो यहाँ पे मैं लिक्विड रखता हूँ, इस हाइट का लिक्विड है, तो तुम्हें पता है रो जी एच इज द प्रेशर, लेकिन अगर गैस की बात करी जा रही है तो गैस हैज़ नथिंग टू डू विद हाइट। थोड़ी सी गैस अगर मैं इतनी सी भी छोड़ूंगा तो पूरी की पूरी यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो इस हाइट से कोई मतलब लेना देना उसका नहीं है। तो लिखो द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइट। अब दो जो पॉइंट बोल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, रियल गैसेस के लिए नहीं। तो जो पहले के 7 पॉइंट्स है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बाकी के दोनों जो हैं वो सिर्फ आइडियल के लिए एप्लीकेबल है। उसके में लिखो द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सो स्मॉल, द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सो स्मॉल दैट इट इज नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम जिस कमरे में खड़े हो, है ना, वो पूरा का पूरा खाली कमरा है इंस्टेड ऑफ यू, तो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल फॉर योर मूवमेंट वो कितनी होगी। तुम बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, नहीं, लेकिन कुछ वॉल्यूम तो तुमने भी, यू आर ऑल्सो ऑक्यूपाइंग, तो योर वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम माइनस योर वॉल्यूम इज एक्चुअली द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट, है ना। तुम खड़े हो, कोई और मूव कर रहा है, मान लो कोई और पार्टिकल मूव कर रहा है, तो क्या होगा, वो पार्टिकल या वो व्यक्ति तुम्हारी जगह पे नहीं आ सकता जहाँ पे तुम खड़े हुए हो, ठीक है। उसके अलावा पूरे पूरे कमरे में विचर सकता है, इट कैन मूव अराउंड दैट रूम, है ना, इन दैट रूम, सॉरी। क्लियर होगी बात, ठीक है। तुमको ये देखना है कि अगर मॉलिक्यूल का साइज बहुत ही छोटा है, अगर बहुत ही छोटा है, तो उसकी वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नेग्लिजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम अवेलेबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो लिखो द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सो स्मॉल दैट इट मे बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन, या इट इज नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, फुल स्टॉप, ठीक है। इसमें लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ the container is assumed to be, yeah, volume for the movement of gas is assumed to be, volume for the movement of gas is assumed to be, volume of the container is assumed to be the volume of the container.
ये 8 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और 9 पॉइंट बहुत ही और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखो, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अज्यूम किया गया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि गैसेस के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। लिखो, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे होंगे तो बहुत दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हुई नहीं, है ना। तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और इसमें लिख लेना फर्स्ट 7 आर लाइक ऑल आर एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस एक्सेप्ट ऑल आर एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस बट फॉर रियल गैसेस द फर्स्ट 7 आर एप्लीकेबल। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे की बात नेक्स्ट में करें।